ये एक पॉडकास्ट नहीं है। यूं समझ लीजिए कि आप एक डॉक्टर के सामने बैठे हैं जो आपको बताएगा कि आप बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, आप सेहतमंद जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, आपको लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए, आप डॉक्टर कैसे बनना चाहते थे या हादसाती तौर पे आज। हमारी एक फैमिली लेगेसी है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनमें से कुछ हकीम हुए हैं। तो मेरी वालदा की तकरीबन 40-42 साल की सर्विसेज है। तो हमारी अपनी फैमिली में मेरे फूफा जी और मेरी कजन्स और मेरे बहुत सारे लोग डॉक्टर्स थे। तो देयर वाज एन एनवायरनमेंट, हमारी फैमिली का एक एनवायरनमेंट है मेडिसिन को लेके, तिब को लेके। डॉक्टर बनना तो बहुत बड़ी बात नहीं होगा, लेकिन जब आप डॉक्टर बन जाएं तो फिर हर स्टूडेंट को मेरा पैगाम ये है कि सारी जिंदगी सीखना पड़ता है, इसके लिए तैयार जरूर है। आजकल ये डायबिटीज इतना ज्यादा क्यों फैल रहा है, इसका रीजन क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है, इसकी सिम्टम्स क्या है। पाकिस्तान इस टाइम पूरी दुनिया में नंबर 1 पे स्टैंड कर रहा है, जिसकी यंग पॉपुलेशन 20 से 35 साल की पॉपुलेशन डायबिटीज का शिकार हो रही है। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो वेसल्स को यानी नालियों को खराब करती है। वो दिल की नालियों को भी करेगी, वो गुर्दे की नालियों को भी करेगी, वो आंखों की नालियों को भी करेगी। हर बंदा 40 साल वाला जिसका थोड़ा सा वजन ज्यादा है वो अपने आप को शुगर का मरीज समझे। वजह सर जी ये है कि हमारी नौजवान नस्ल ने काम करना छोड़ दिया, स्पोर्ट्स करनी छोड़ दी, गेम खेलना छोड़ दी, ग्राउंड खत्म हो गए, क्रिकेट का रुझान खत्म हो गया, हॉकी और फुटबॉल जैसी गेम्स जिनमें भागना पड़ता था वो खत्म हो गई। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं, आप किताबें क्यों लिखते हैं, आप माशरे को क्यों सुधारना चाहते हैं, क्या ये माशरा जिस तरफ चल रहा है आप मुझे ये बताएं, अगर हम इसको नहीं सुधारेंगे तो एज ए डॉक्टर क्या मैं इसमें नहीं रह रहा। हमारे जमाने में स्कूलों के बाहर ज्यादातर मूलियां, गाजर इस तरह की चीजें मिला करती थी खाने के लिए। अब आप स्कूलों के बाहर जाएं आपको मिलेंगे पिज्जा, बर्गर शॉप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस, वो तमाम चीजें जिनमें ट्रांस फैट्स ज्यादा हैं यानी डीप फ्राई हुई हैं। अगर बच्चा खाएगा उसका वेट गेन होगा, वेट गेन होगा तो फैट बढ़ेगी, फैट बढ़ेगी तो डायबिटीज होगी। मर्द है तो उसकी कमर 34 से कम रहनी चाहिए, और अगर खातून है तो उसकी कमर हर सूरत 26 से कम रहनी चाहिए। आपको डाइट ठीक करनी पड़ेगी, नेचुरल फूड्स की तरफ आना पड़ेगा, बच्चों को ज्यादा स्पोर्ट्स की तरफ आना पड़ेगा। जिनके पेरेंट्स को शुगर होती है 50% उनके बच्चे डायबिटीज के लिए रिस्क पे हैं। आज की डेट में कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिन्हें अपनी डाइट से रिमूव ही कर दो, खत्म, आज के बाद खानी नहीं, लोहे तिलकी है। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनकी आपकी बॉडी में जरूरत नहीं है, आपको कोई एक फायदा नहीं वो देती सिवाय इसके कि वो जुबान का जायका है। फास्ट फूड्स की आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, वो जायका है। तीसरी चीज जो है ना वो कंट्रोवर्शियल है, चीनी, शुगर। जो चीनी है उसका इस्तेमाल हमें बहुत मिनिमम कर देना चाहिए, और मेरे हिसाब से जब मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ उसे खत्म कर देना चाहिए। डायबिटीज में हम चावल के बारे में ये कहते हैं उसको आप कम से कम इस्तेमाल करें, और गंदम जो है प्योर गंदम उसको कम इस्तेमाल करें। यंगस्टर्स को किस तरह की एक्टिविटी रखनी चाहिए, कितनी देर पढ़ना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए, ताकि वो एक बिल्कुल वेल डिसिप्लिन्ड और हेल्दी लाइफ गुजार सके। अगर एक बिजनेसमैन अगर 8-9 घंटे बिजनेस करता है तो इसका मतलब उसे 1 घंटा अपनी हेल्थ को देना पड़ेगा। अगर एक स्टूडेंट है वो 8, 9, 10, 12 घंटे भी पढ़ता है तो 1 घंटे उसे अपनी हेल्थ को देना पड़ेगा। हेल्दी बॉडी कंटेन्स ए हेल्दी माइंड। अगर एक हेल्दी बॉडी होगी तो उसका माइंड हेल्दी होगा। हेल्थ के मुख्तलिफ कंपोनेंट है, उसके कंपोनेंट के अंदर आपकी डाइट है, उसके अंदर आपकी नींद है, उसके अंदर आपका मेंटल पीस है। 45 मिनट्स डेली वर्जिश करेंगे विद 2 ऑफ्स यानी सैटरडे संडे ऑफ। आप ड्यूरिंग एजुकेशन जेल यात्रा भी करके आए, किसी शरारत की वजह से था या फिर कोई और वजह थी जेल जाने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आपको पता है कि मैं यूट्यूब पे काफ़ी देर से एक्टिव हूँ, और जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया और अपने उन कुछ लोगों की लिस्ट बनाई जिनको मैं सबसे पहले इन्वाइट करना चाहता था, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो उनमें से एक है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि बाय प्रोफेशन तो वो डॉक्टर हैं, लेकिन वो मेडिसिन से ज़्यादा पेशेंट की अपनी बातों से बहुत ज़बरदस्त किस्म का इलाज करते हैं। मैं ख़ुद उनसे कई बार मिला हूँ। ये भी उनकी क्वालिटी बड़ी नहीं है। डॉक्टर होने के अलावा वो ये देखते हैं, यार जो मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट आ गया वो तो आ गया, जो बाहर हैं मैं उनकी खिदमत कैसे कर सकता हूँ। कुछ लोग उनको डॉक्टर अच्छा समझते हैं और कुछ लोग उनको राइटर अच्छा समझते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। जब सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, जब वो क्लिनिक में लोगों से मिलते हैं, उसके अलावा जो उनके पास टाइम बचता है वो अपना चैरिटी में लोगों के साथ स्पेंड करते हैं, बच्चों की तालीम के ऊपर स्पेंड करते हैं। मतलब एक एक मिनट वो सोसाइटी को देना चाहते हैं ताकि जो सोसाइटी का कर्ज है उनके ऊपर उसको उतारा जा सके।
मैं चाहता हूँ कि आप भी उनसे मिलें। अगर उन्हें वज़ीराबाद का डॉक्टर अफान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मेरी बड़ी पसंदीदा पर्सनालिटी जिनसे मैं खुद भी सीखना चाहता हूँ। और ये एक पॉडकास्ट नहीं है, यूँ समझ लीजिए कि आप एक डॉक्टर के सामने बैठे हैं जो आपको बताएगा कि आप बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, आप सेहतमंद ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, आपको लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए। तो आइए मिलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन का, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए तमाम तारीफ़ें हैं जी। हम इंसान सिर्फ़ इस दुनिया में अल्लाह की दी हुई चंद ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए आए हैं, और जो हमारे ज़िम्मे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िम्मेदारी लगाई है, हम सिर्फ़ उसे पूरी करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी नतीजा मेरे रब के हाथ में। आपका बहुत शुक्रिया। आपकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपके चैनल्स भी देखता रहता हूँ। आपका जो एक नेटवर्क है स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, उस पे भी हमारी नज़र होती है। और जो आने वाला वक्त है, मैंने सन 2022 के एंड में पहली दफ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक आर्टिकल लिखा था अखबार में। तो उस वक़्त से लेके आज तक मैं तो इस बात का बहुत बड़ा दाई हूँ और बहुत बड़ा आप समझे प्रीचर हूँ कि हमारे तमाम बच्चों को सोशल मीडिया पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा काम पॉजिटिवली करना चाहिए। मैं लफ्ज़ पॉजिटिवली हमेशा ऐड करता हूँ, क्योंकि इसी पे आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, लेकिन काम की नवैयत या कंटेंट की नवैयत हमेशा पॉजिटिव, क्रिएटिव और वैल्यू एडेड होनी चाहिए। तो आपका भी बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग मी एज ए गेस्ट। डॉक्टर साहब, आज बगैर फीस के आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। जज़ाकल्लाह। आज इलाज करवाएंगे आपसे। जज़ाकल्लाह, पूछिए। लेकिन सबसे पहले बहुत सारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि एक डॉक्टर बनता कैसे है। जी ठीक है। क्योंकि अगर स्टूडेंट से पूछा जाए आप क्या बनना चाहते हैं तो 80% यही कहेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, जी जी यही होता है। जी जी। आप डॉक्टर कैसे बने? बनना चाहते थे या हादसाती तौर पे आ गए? मैं इसका जवाब पहले भी बड़े पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज़ में दे चुका हूँ। बेसिकली हमारी एक फैमिली लेगेसी है। मेरी फैमिली के अंदर जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनमें से कुछ हकीम हुए हैं, हमारी ख़वातीन में से भी कुछ हकीम थी, और उसके बाद मेरी वालदा की तकरीबन कोई 40-42 साल की सर्विसेज हैं निज़ामाबाद के लिए। और उसी के आप समझ लें मोहब्बत में या इवज़ में मेरी वालदा 2 दफ़ा वहाँ से तहसील काउंसलर विदाउट आप समझ लें कि कॉन्टेस्ट, यानी उनके मुकाबले में कोई भी नहीं आया, बिला मुकाबला वो मुंतखब हुई। आवाम की इतनी मोहब्बत थी, और अभी भी माशाल्लाह शी इज़ गिविंग सर्विसेज टू द कम्युनिटी। और उसके बाद हमारी अपनी फैमिली में मेरे फूफा जी और मेरी कज़न्स और मेरे बहुत सारे लोग डॉक्टर्स थे। तो देयर वाज एन एनवायरनमेंट, हमारी फैमिली का एक एनवायरनमेंट है मेडिसिन को लेके, तिब को लेके। तो चूँकि थोड़ा सा गाइडेंस थी कि जी पहले एफएससी करनी है, एफएससी में अच्छे नंबर होने चाहिए, मैट्रिक में अच्छे नंबर होने चाहिए, और फिर आप आगे मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। तो ये थोड़ी सी गाइडेंस हमारे पास पहले मौजूद थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने निज़ामाबाद गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक किया एंड आई वाज द टॉपर ऑफ माय ईयर। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप वहाँ का लोहे इम्तियाज़ देखें तो उसके ऊपर नाम मेरा 99 में लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने ज़िम्मेदारा कॉलेज भीमबर रोड से एफएससी की, और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 800 प्लस मार्क्स थे, जो कि उस वक्त के हिसाब से बड़े ज़्यादा समझे जाते थे, क्योंकि हमारा सब्जेक्टिवली एग्ज़ाम होता था। एंड देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर मेडिसन, और फिर मैंने MBBS जो है वो फ़ॉरेन एक यूनिवर्सिटी से किया, यूक्रेन से। और उसके करने के बाद मैं फिर पाकिस्तान वापस आया। पाकिस्तान वापस आके मैंने पाकिस्तान के यानी लाहौर के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट, सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी सर्विसेज हॉस्पिटल से अपनी हाउस जॉब कंप्लीट की। हाउस जॉब के दौरान ही मुझे डेंगू जैसी वबा का सामना करना पड़ा, जो कि पंजाब में उस वक्त बहुत बड़ी एपिडेमिक की सूरत में आई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डेंगू वार्ड में भी काम किया। उसके साथ अल्लाह जन्नत नसीब करे प्रोफेसर फैसल मसूद साहब, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में मेडिकल का, और उसके बाद उनके नाम पे एक सरगोदा के मेडिकल कॉलेज को भी कन्वर्ट किया गया। तो वो उस वक्त पाकिस्तान में जो DIAG के नाम से पंजाब में एक ग्रुप बना था, वो उसको सरबराह कर रहे थे, और वो चूँकि सर्विसेज हॉस्पिटल से थे एंड आई वाज हाउस ऑफिसर देयर एंड आई हैड प्रिविलेज्ड, मुझे ये आप समझ लें कि एजाज़ हासिल है कि मैंने उनके साथ डायरेक्टली उस टीम में काम किया एज ए जूनियर डॉक्टर और लर्न किया डेंगू को। फिर उसके बाद जब मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन का आगाज़ किया मेडिसिन के अंदर, तो मुझे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, जो कि पंजाब की सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी, बिल्कुल, और मेयो हॉस्पिटल तकरीबन पंजाब का इस टाइम का अभी तक का सबसे बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल है, टीचिंग हॉस्पिटल है। तो मैंने वहाँ पे 4 साल अपनी ट्रेनिंग की, और उसके पहले 2 साल भी मुझे DIAG के
पार्ट ऑफ द टीम रहने का शर्फ हासिल रहा, क्योंकि उस वक्त प्रोफेसर फैसल मसूद साहब वाइस चांसलर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी बन के आ गए। उनकी तकरीबन सारी टीम वही थी जो पहले थी। मैंने उनके साथ प्रोफेसर सोमी इक़्तिदार के साथ काम किया और उनसे बहुत ज़्यादा डेंगू को लर्न करने की भी कोशिश की और सीखा भी। ये मेरे कैरियर का आप समझ लें कि पहला मास्टर स्ट्रोक था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक जो सुपर स्पेशलिटी है मेडिसिन की करने के बाद मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ किया जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, जो कि पब्लिक हेल्थ में मेरी दूसरी डिग्री थी एज ए स्पेशलिस्ट। उसके बाद फिर मैंने CPSB जो पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा इदारा है स्पेशलिस्ट बनाने का, वहाँ से मैंने मेंबरशिप की एक डिग्री की इन फैमिली मेडिसिन, यानी मैं लोकली क्लिनिक्स पे पेशेंट कैसे देख सकता हूँ, लोकल कम्युनिटी को कैसे फ़ायदा दे सकता हूँ। तो ये मेरी 3rd डिग्री थी एज ए स्पेशलिस्ट। और उसके बाद फिर मैंने CPHE से एक कोर्स किया है जिसका मतलब होता है कि मेडिकल टीचिंग आप कैसे कर सकते हैं, डॉक्टर्स को आगे कैसे पढ़ा सकते हैं। ये मैंने फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया। उसके अलावा मल्टीपल मैंने डायबिटीज़ के डिप्लोमास किए, जिसमें एक बकाई इंस्टीट्यूट से था, एक IDF इंटरनेशनल डिप्लोमा है डायबिटीज़ फाउंडेशन करवाती है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मलीर कराची से किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सीखने का अमल जारी है एंड आई कंसीडर माई सेल्फ ए स्टूडेंट। तो डॉक्टर बनना तो बहुत बड़ी बात नहीं होगा, लेकिन जब आप डॉक्टर बन जाएं तो फिर हर स्टूडेंट को मेरा पैगाम ये है कि सारी ज़िंदगी सीखना पड़ता है, इसके लिए तैयार ज़रूर है। वैसे जितनी आपने अपने सर्टिफिकेट्स और डिग्री बताई हैं, कोई बंदा अगर आपको नहीं देख रहा तो उसका ख्याल होगा कि तुम्हारी उम्र 70-75 साल होएगी। नहीं, इससे तो आधी है। चलिए, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो हमारे बावसूख ज़राए के मुताबिक आप ड्यूरिंग एजुकेशन जेल यात्रा भी करके आए। हाँ जी। को किसी शरारत की वजह से था या फिर कोई और वजह थी जेल जाने की? जी, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा। ये बड़ा ओपन सीक्रेट है मेरी ज़िंदगी का। बहुत सारे लोग इसको पहले से जानते हैं, लेकिन चलें आज आपके पॉडकास्ट के हवाले से ये लोग जान लेंगे। मैं 2012 जुलाई 1 को अरेस्ट हुआ था। अच्छा। और मुझे दिन भी याद है। पूरी दुनिया में ये दिन डॉक्टरों के आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है 1 जुलाई को। तो मैं उस वक़्त YDA यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एक मेंबर था और सर्विसेज हॉस्पिटल में मैं उस वक़्त हाउस ऑफिसर था। तो सर्विसेज हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर हामिद भट्ट साहब, वो उस वक़्त पूरी पंजाब के YDA के सदर थे और वहीं से जो डॉक्टर उस्मान अयूब साहब थे वो जनरल सेक्रेटरी थे। तो सर्विसेज हॉस्पिटल आप ये समझ लें कि YDA यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एक गढ़ थी और वहाँ पे उस वक़्त एक इजलास चल रहा था। ये आप समझ लें कि ये 30 जून और 1 जुलाई के दरमियान की रात की बात है। तो उस वक़्त पूरे पंजाब की YDA का एक इजलास चल रहा था वहाँ पे कि हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारी तहरीक चल रही थी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब उस वक़्त वज़ीर-ए-आला पंजाब थे। तो हमारी हुकूमत से कुछ डिमांडें थी कि हमें सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाए, हमें बताया जाए कि कौन सा डॉक्टर किस तरह से इंडक्ट होगा, कौन सा डॉक्टर किस तरह से तरक्की करेगा। तमाम सरकारी इदारों के अंदर एक सर्विस स्ट्रक्चर होता है, एक पॉलिसी होती है, हर बंदे को अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन का पता होता है, हर बंदे को ये पता होता है कि मैंने कितने घंटे जॉब करनी है, मुझे उसके एवज़ क्या मिलेगा। बिल्कुल। और हमारा ये मौक़िफ़ था यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कि यंग डॉक्टर्स अंडर पेड है। पूरी दुनिया में उस वक़्त बहुत ज़्यादा पेज दी जा रही थी। शायद आपको याद हो 2008 से लेके 2012-13 तक इंडिया के अंदर बहुत सारे डॉक्टर वापस आ गए थे गल्फ़ को छोड़ के, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इतने अच्छे से ग्रो की थी कि डॉक्टर्स ने मुल्क से बाहर काम करने के बजाय मुल्क वापस आने को तरजीह दी और उसी खला को पुर करने के लिए गल्फ़ के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स चले गए। तो ब्रेन ड्रेन हो रहा था, पाकिस्तान के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे थे। जितना ज़्यादा ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान से हो रहा था, हमें एज ए डॉक्टर ये तशवीश थी कि आने वाले सालों में शायद पाकिस्तानी कौम को अच्छा इलाज ना मिले। हमने टेबल के ऊपर बहुत सारे मुज़ाकरात करने की कोशिश की। हमारी जो टेबल पे टीम थी उस वक्त डॉक्टर आमिर बंदेशाह साहब की क़यादत में, उस्मान डार साहब की क़यादत में, डॉक्टर शबीर चौधरी साहब की क़यादत में, वो सारे मुज़ाकराती टीम के साथ काम कर रहे थे, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब थे, परवेज़ रशीद साहब थे और सलमान रफ़ीक साहब जो उस वक़्त के वज़ीर सेहत थे। लेकिन नेगोशिएशन करते करते एक वक्त ऐसा आया कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जी इन सब पे क्रैकडाउन करके इनको अरेस्ट किया जाए। अच्छा। तो इससे पहले कि वो अरेस्ट करते, हम लोगों का प्लान ये था कि हम लोग अपने तमाम लोगों के ज़रिए सड़कें ब्लॉक करके और लोगों को अवेयर करें कि लोगों के लिए हम ये काम कर रहे हैं। हम अगर हेल्थ सिस्टम बेहतर होगा, अगर हेल्थ सर्विसेज बेहतर होंगी तो ये इनडायरेक्टली फ़ायदा हमारे लोगों को जाएगा, पब्लिक सर्विस बेहतर होगी। तो हम ये अवेयरनेस देना चाहते थे। उससे अगले दिन एक मैस किस्म का प्रोटेस्ट प्लान कर रहे थे कि हम पूरे
पूरे पंजाब की जितनी भी मेन रोड्स हैं हम YDA वहाँ पे निकलेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि गवर्नमेंट हमारे साथ ये कर रही है, तो आपको इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। इससे पहले कि हम ये सब कुछ करते, उसी रात को सर्विसेज हॉस्पिटल पर क्रैकडाउन होता है और गवर्नमेंट तमाम हमारी क़यादत को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। फॉर्चुनेटली हमारी जितनी क़यादत थी उसको तो हम भगाने में कामयाब हो गए, क्योंकि हमें भी अंदाज़ा था। लेकिन चूंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा थे, तादाद में 2-3 हज़ार डॉक्टर वहाँ पे इकट्ठा था, तो उनमें से चीदा लोगों को, तकरीबन 25-30 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया जिन पे उन्हें शक था कि ये बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। तो उनमें से एक नाचीज़ खादिम भी शामिल था, तो मुझे भी उन्होंने अरेस्ट किया और हमारा ये ख्याल था कि शायद हमारे साथ मोहब्बत का और थोड़ा हथौला रखा जाएगा, पंजाबी में जिसको कहते हैं। लेकिन चूँकि वो मकसूद उस वक्त हुकूमत का सबक सिखाना था, तो फिर उन्होंने हमें थाने से कोट लखपत जेल जी ट्रांसफ़र किया और मुझे 3 दिन डिटेंशन में रखा गया नक्शे अमन के ख़दशे में कि जी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टेबलाइज द पीस इन लाहौर। तो वो 3 दिन हमने कोट लखपत जेल में गुजारे एज ए डॉक्टर। हमारे साथ 31 और डॉक्टर थे और ये मेरी ज़िंदगी का वाहिद और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इकलौता वाक़या है कि मुझे जेल जाना पड़ा, लेकिन किसी मकसद के लिए, किसी कॉज़ के लिए, अपनी तंजीम के एक स्टैंड के ऊपर हमने स्टैंड लिया। और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि हम तो 3 दिन फिर जेल में रहे, लेकिन जो मेरे बाकी दोस्त बाहर थे उन्होंने हमारी रिहाई के लिए हर तरह का काम किया। हॉस्पिटल्स में ब्लैक पट्टियाँ भी बांधी गई, हॉस्पिटल्स में स्ट्राइक भी हुई, पूरे मुल्क में इतना दबाव बढ़ा कि तीसरे दिन गवर्नमेंट को हमें रिलीज़ करना पड़ा और हम तकरीबन चौथे दिन मुज़ाकरात के बाद हमें छोड़ दिया गया, बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। माशाल्लाह, मतलब आप शुरू से ही एक्टिव हैं। इनकलाबी, रेवोल्यूशनरी होना भी चाहिए। और यही आपकी एक्टिविटी देखने में नज़र आई जब पाकिस्तान में डॉक्टर्स जो है वो कोरोना की वजह से गायब हो रहे थे। आप सोशल मीडिया पे आए, आपने लोगों को अवेयर किया जी। तो लोगों की अवेयरनेस का जो माइंडसेट था वो शुरू से था या फिर किसी वजह से ऐसा बना? मैं आपको बता रहा था कि मैं YDA मेहो का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। इवन कि आई हैव कंटेस्टेड एन इलेक्शन एज वेल देयर। उसमें जब हम अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे या जब मैं YDA का एक्टिविस्ट था, तो मैं वाकई सोशल मीडिया हैंडल करता था, बहुत सारे उनके भी प्रोजेक्ट्स हैंडल करता था। लेकिन देन मैंने 2013 के अंदर तकरीबन एंड के ऊपर एक तंजीम बनाई जिसका नाम था इकरा दी विज़न। इकरा दी विज़न एक ऐसी ही तंजीम थी जिसमें मैंने अपने चंद दोस्तों के साथ अंडर प्रिविलेज लोगों को, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे थे, और उनको एज़ फार एज़ दी स्टडी इज़ कंसर्न कि सिर्फ पढ़ने के दौरान जो मुश्किलात आ रही थी, लॉजिस्टिक्स जैसे फ़ीस की, किताबों की, कपड़ों की, यूनिफॉर्म्स की, तो हम उनको वो प्रोवाइड करने के लिए, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू हर्डल इन द स्टडीज़, हमने ये कॉन्सेप्ट दिया। हमने ये नहीं किया कि किसी को उठा के स्कूल में ले आएँ, ज़बरदस्ती किसी को स्कूल में भर्ती करें, ये नहीं। एक अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ना चाहता है, शाइनिंग स्टार है, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो स्टार्टेड टू प्लांटेड देम। हमने उनको टारगेट करना शुरू किया और उनको पिक करना शुरू किया। ये काम करते हुए मैं सोशल मीडिया पे आया, मैंने इसके लिए पब्लिसिटी स्टार्ट की, मैंने इसके लिए कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उसको अच्छा आंसर किया। देन आई हैव मेड माई ओन पेज, फेसबुक पेज, तो उसके ऊपर फिर मैंने कुछ वीडियोस पेस्ट करना शुरू की। जैसे जब मैं को देखता था कि माशरे में ये पैगाम आम होना चाहिए, जैसे एग्जांपल स्केबीज़ की, कि मैंने देखना कि ये बहुत ज़्यादा ख़ारिश फैल रही है, घर में एक शख्स को ख़ारिश होती थी तो सबको फैल जाती थी, उन्हें पता ही नहीं होता था कि हमने इससे बिस्तरा अलग करना है, ठीक है। जबकि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जिनमें बर्तन अलग करने की ज़रूरत नहीं है उनमें कर दिए जाते थे, जैसे काला यरकान है, काले यरकान में ज़रूरत नहीं है लेकिन लोग समझते थे कि जी करना चाहिए। तो मैंने उस पर कुछ अवेयरनेस वीडियोस बनाई, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप समझ लें कि वहाँ से आदत पड़ गई। उन्हीं दिनों में फिर कोविड जब आ गया, तो कोविड में मुझे ये देख के बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे शहर में, वज़ीराबाद में, मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे इवन प्राइवेट हॉस्पिटल जो उससे पहले बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे थे, वो सब ने हाथ खड़े कर दिए और काम करना छोड़ दिया। उन्होंने आवाम को सर्विस देनी छोड़ दी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की मैं अगर आपको बात बताऊं तो गवर्नमेंट ने सख्ती से कहा जी कि आप घरों में बैठे, अस्पतालों में ना आए। उस वक्त का आपको शायद स्लोगन याद हो, स्टे एट होम, स्टे एट होम, हम लोग ये कहते थे। लेकिन जो पेशेंट ज़्यादा सीरियस होते थे तो उनको फिर गुजरांवाला रेफर कर दिया जाता था। तो वज़ीराबाद सिटी के लोगों के लिए तो इनिशियल ट्रीटमेंट लेना भी मुश्किल हो गया, और उनमें बहुत सारे ऐसे मरीज़ थे जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या ऐसी दायमी बीमारियों के मरीज थे जिनको कोविड के अलावा भी मदद की ज़रूरत थी। एंड एट दैट टाइम आई स्टार्टेड टू थिंक यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको ठीक करना चाहिए। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक हेल्थ फोर्स बनाई जिसका नाम वज़ीराबाद हेल्थ फोर्स रखा। तो मैंने उसमें ऐलान किया कि जी हम लोगों को घर घर जाके
उन्हें देखेंगे भी और उन्हें ट्रीट भी करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, बगैर पैसों के। जब मैंने ये ऐलान किया उसके बहुत फ़ौरन ही साथ मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ज्वाइन कर लिया। मेरे कुछ जूनियर्स थे, कुछ सीनियर्स थे, जिसमें मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा सर्जन डॉक्टर जमाल नासिर साहब का, डॉक्टर नासिर अमीन भट्ट साहब का। इन्होंने मुझे फ़ौरन कॉल की और कहा जी हाँ, हम आपकी टीम का हिस्सा हैं, जो हमारे ज़िम्मे हो आप हमें ज़रूर बताएं। उसके प्लेटफॉर्म से, वज़ीराबाद हेल्थ फोर्स के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारे लोगों को घरों में दवाइयाँ डिलीवर की, बहुत सारे लोगों को घरों में जाके चेक किया। कोविड के दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 एज हैं। एक तो ये कि मेरे कुछ टीचर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ाते हैं, वो कोविड को पढ़ा रहे थे उन दिनों में, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और वो बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने हमें बाद में एज ए SOP बताई, वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले से पता थी। तो मैंने वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की वज़ीराबाद सिटी के अंदर, वज़ीराबाद के लोगों के अंदर। दूसरा, मुझे गवर्नमेंट ऑफिशियली तौर पे स्पोक्समैन बनाया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सियालकोट का, और मास्टर ट्रेनर बनाया गया टू ट्रेन अदर्स इन कोविड। क्योंकि मैंने जो लाहौर से ट्रेनिंग्स ली, चूँकि वो मेरा एक पोर्टफोलियो डेंगू की वजह से बड़ा मशहूर था लाहौर में, तो फिर जब कोविड आया तो उसी टीम ने मुझे ट्रेन किया जिन्होंने डेंगू के लिए ट्रेन किया था। तो हमने उनसे ऑफिशियल ट्रेनिंग ली, और डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के लिए मुझे मास्टर ट्रेनर गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना वो नॉमिनेट किया गया। और फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के बहुत सारे लोगों को ट्रेन भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोविड जो है वो सियालकोट में भी और वज़ीराबाद में एज ए प्राइवेटली मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी, ट्रीट भी किया। और मैं आज भी बड़े फ़ख्र के साथ ये बात बताता हूँ जहाँ बैठता हूँ कि तकरीबन 2 साल के अरसे में जब तक कोविड रहा, तीनों वेव्स उसकी जो आई, उसमें मेरी जो कैजुअलिटी प्राइवेट प्रैक्टिस में थी वो सिर्फ 1 या 2 पेशेंट की थी, उससे ज़्यादा कैजुअलिटी कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी इतनी ज़्यादा सर्विसेज कोविड के दिनों में थे, गवर्नमेंट ने आपको अप्रिशिएट किया इस सारी सर्विसेज के लिए? मैं आपको बताऊं, मुझे वज़ीराबाद शहर से बहुत मोहब्बत मिली, बहुत ज़्यादा कोविड के बाद। पहली बात है कि लोगों ने वैसे बहुत प्यार किया, और अगर आप इंस्टीट्यूशनल बेस बात करते हैं तो वज़ीराबाद में उस वक्त जो असिस्टेंट कमिश्नर थे वकार साहब थे, मुझे उनका नाम अभी भी याद है। तो वकार साहब ने मुझे 6 सितंबर को एक तकरीब हुई थी, वहाँ पर उन्होंने मुझे कोविड हीरो अवार्ड दिया। उसके अलावा वज़ीराबाद की एक बहुत बड़ी तंजीम जो है, जो हमारे सहाफ़ी बरादरी की थी, जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन थी वज़ीराबाद की, उसके सदर उस वक्त इफ्तिखार भट्ट साहब थे। उन्होंने मुझे प्रेस क्लब वज़ीराबाद में इनवाइट किया था, और प्रेस क्लब वज़ीराबाद की तरफ से एजाज़ी सनद दी थी। उसके अलावा मुझे जो वज़ीराबाद बार एसोसिएशन है, उसके उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी का लेटर मेरे पास अभी भी बड़ा, वो राना खलील साहब थे, और प्रेसिडेंट उस वक्त कोई और थे, मुझे उनका नाम नहीं याद। उनका लेटर मुझे बाकायदा मिला और उनकी टीम ने आके मुझे दिए। उसके अलावा वज़ीराबाद चैम्बर ऑफ एजुकेशन की तरफ से मुझे तारीफ़ी सनद और मुझे सर्टिफिकेशन दी गई। अगर आप स्टेट लेवल पे बात करते हैं तो मुझे मेरे CEO हेल्थ जो हैं सियालकोट के असलम चौधरी साहब, उनकी तरफ से भी लेटर ऑफ अप्रिसिएशन मिला। और जो मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की बात थी और बाइस फ़ख्र है वज़ीराबाद के लिए भी, कि मुझे 2 फरवरी को गवर्नर हाउस में एक तकरीब में, जो कि एक निजी तकरीब थी, उसमें बुलाया गया एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर। और उन्होंने मुझे जो उस वक्त के गवर्नर सरवर साहब से, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, उन्होंने मुझे जो है वो एक सर्टिफिकेशन ऑफ ऑनर भी दी। और उन्होंने मुझे इसमें कोरोना हीरो अवार्ड्स के नाम से वो तकरीब थी, तो उसमें उन्होंने हम सबको, काफ़ी सारे और लोग भी थे, तो वज़ीराबाद से मुझे बुलाया गया था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्टिफिकेशन भी रिसीव की हुई है। माशाल्लाह। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा कि जिस टाइम पे लोग घरों में मुक़य्यद होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपने हॉस्पिटल बंद कर लिए, उस टाइम पे अगर कोई डॉक्टर अपनी जान की परवाह ना करते हुए सोसाइटी के अंदर आए, लोगों के पास जा के अपनी सर्विसेज दे, उनको गाइड करे, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई भी चैरिटी नहीं हो सकती। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत साहब का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपने डायबिटीज़ के ऊपर किताब भी लिखी जी, आपने उस पर सर्टिफिकेशन भी ली जी। तो आजकल ये डायबिटीज़ इतना ज़्यादा क्यों फैल रहा है, इसका रीज़न क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है, इसकी सिम्टम्स क्या है? ठीक हो गया जी। मैं इस पे सबसे पहली बात तो बताता चलूँ कि मैं चूँकि एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ, तो ये मेरी डोमेन है, ये मेरी प्राइम डोमेन है कि मैं इस पर बात करूँ। सेकेंडली, मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन की हैं। और थर्डली, जब मैंने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ किया, तो मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ का मतलब ही ये है कि लोगों को बीमारी होने से पहले आगाह किया जाए। इट इज़ प्रिवेंशन। जो पब्लिक हेल्थ है ये क्रिएटिव नहीं होता, क्यूरेटिव का मतलब होता है ट्रीटमेंट, जबकि पब्लिक हेल्थ का मतलब है कि आपने वो काम पहले करने हैं कि बीमारी फैले ना। ठीक है जी। तो डायबिटीज़ जो है इस टाइम का एक ग्लोबल हेल्थ चैनल है,
अच्छा, इतना बड़ा चैलेंज है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड पेशेंट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल आप ये देखिए कि अगर किसी मुल्क की आबादी 25 करोड़ है, उसमें से आप बच्चे निकाल दें तो पीछे कितने लोग बचे, और उनमें से 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड बीमार है। अच्छा, इससे बड़ी खबर आपको मैं ये देने लगा हूँ कि आधे से ज़्यादा लोग अभी अनडायग्नोज्ड है। अच्छा, वो तो अपना टेस्ट ही नहीं करा रहे, वो तो अपना चेकअप ही नहीं करा रहे। तो ऐसे लोग जो माशरे में ग्रे एरिया में फिर रहे हैं वो अलग हैं। इससे बड़ी जो ख़तरनाक खबर है, जो मेरे लिए और दुख की बात है, वो ये है कि पाकिस्तान इस टाइम पूरी दुनिया में नंबर 1 पे स्टैंड कर रहा है, जिसकी यंग पॉपुलेशन 20 से 35 साल की पॉपुलेशन डायबिटीज़ का शिकार हो रही है। अब आप मुझे बताएं कि अगर हमारी यंग जनरेशन को डायबिटीज़ हो रही है, तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो वेसल्स को, यानी नालियों को ख़राब करती है। वो दिल की नालियों को भी करेगी, वो गुर्दे की नालियों को भी करेगी, वो आँखों की नालियों को भी करेगी। सो 20 से 25 साल के बाद वो बंदा तकरीबन एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाएगा जो कि कॉम्प्लिकेटेड होगी। ऐसी सूरत में जब वो 50 साल की उम्र में पहुँचता है तो वो अपनी फैमिली का हेड है, वो अपने बच्चों का बाप है, वो किसी इदारे का एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता है, वो किसी ऐसी जगह का हेड होगा जहाँ पे उसको रिप्लेस करना शायद पॉसिबल ना हो इतनी जल्दी। तो ऐसी सूरत हाल में वो लॉस ना सिर्फ फैमिली का लॉस है, बल्कि वो एक नेशनल लेवल का लॉस है। तो मैं हमेशा ये सारी बात अपनी किताबों में भी लिखता हूँ, अपने कॉलम्स में भी लिखता हूँ, बारहा अपने इंटरव्यूज़ में ये बात कर रहा हूँ कि ये ग्लोबल हेल्थ चैलेंज है, हमें इसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए और हमें इसको सीरियस लेना चाहिए। अच्छा, अब ये चैलेंज हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है, सिम्टम्स क्या है, आपने ये पूछा। पहली बात तो यह कि इसके सिम्टम्स जो हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, टाइप 2 एक किस्म है डायबिटीज़ की। टाइप 1 वो होती है जिसमें बच्चों में, यानी नौजवान नस्ल में होती है, बिल्कुल 14-15 साल से पहले पता चल जाता है। इसके बाद जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में फैलती है और वो 40 साल के बाद अपने सिम्टम देती है। टाइप 2 के अंदर अमूमी तौर पर शुरू में कोई अलामात नहीं आती। अच्छा, पेशेंट टोटली एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो इसके लिए मैं हमेशा एक लफ्ज़ बोलता हूँ इंग्लिश में, मैं जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि एवरी पाकिस्तानी हु इज़ ओवर द एज ऑफ 40 एंड ओबीस, थोड़ा सा मोटा, ही शुड कंसीडर हिमसेल्फ डायबिटिक अनलेस प्रूवन अदरवाइज। अच्छा, यानी मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि हर बंदा 40 साल वाला जिसका थोड़ा सा वजन ज़्यादा है वो अपने आप को शुगर का मरीज समझे, जब तक कि हम उसे टेस्ट करके नेगेटिव ना कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट आप समझ लें कि आप डायबिटिक हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी जेनेटिक्स जो हैं, जो हमारा आप समझ लें कि हमारा कोडिंग है, जैसे आप कंप्यूटर में कोडिंग का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, बिल्कुल, हमारी जो जेनेटिक्स कोडिंग है वो डायबिटीज़ के लिए परफेक्टली अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। उसकी वजह यह है कि जो हम बड़े होते हैं, हमारे सेल, हमारी इंसुलिन जो हमारे जिस्म में बनती है उसको पहचानने से इनकार करती है। और उसकी बहुत बड़ी वजह हमारी ट्रंकल ओबेसिटी है, हमारा पेट का बढ़ना है। जिस इंसान का पेट बड़ा हुआ है, इसका मतलब है उसके जिस्म में बनने वाली इंसुलिन की पहचान उसका जिस्म नहीं कर रहा। इसको इंग्लिश में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, इस सूरत हाल से निपटने के लिए बहुत अच्छा इलाज है वज़न कम करना, अपनी वेस्ट को कंट्रोल करना, कम खाना, ज़्यादा मेहनत करना। अब आपने पूछा कि जी वजह क्या है कि ये फैल क्यों रही है, तो इसकी वजह सर जी ये है कि हमारी नौजवान नस्ल ने काम करना छोड़ दिया, स्पोर्ट्स करनी छोड़ दी, गेम खेलना छोड़ दी, ग्राउंड ख़त्म हो गए, क्रिकेट का रुझान ख़त्म हो गया, हॉकी और फुटबॉल जैसी गेम्स जिनमें भागना पड़ता था वो ख़त्म हो गई, स्विमिंग के लिए नहरें नहीं बची, दरिया नहीं बचे। आप ये देखें कि आपने नौजवानों को पिछले 20 सालों में दिया क्या है, कुछ भी नहीं। आपने उन्हें ग्राउंड नहीं दिए, आपने उन्हें सहूलतें नहीं दी। माजरत के साथ जब माशरे के अंदर कहतुल रिजाल आता है, जब माशरे के अंदर कहतुल आप समझ लें जो हमारी बेनिफिट्स आते हैं या जो आप फ़ायदे नीचे तक नहीं पहुँचाते, तो कहीं ना कहीं उसका असर हर तरह की सोसाइटी के लेवल पे आता है, बच्चों में भी आएगा। अब बच्चे को आपने साफ़ इन्वायरमेंट नहीं दिया, बच्चों को ये पता कि हम घर से बाहर जाएंगे तो अगवा कर लिए जाएंगे, लड़कों को ये पता हम बाहर जाएंगे तो हमें नशे पर लगा दिया जाएगा, हम बाहर जाएंगे तो लड़ाई के दौरान मौजर निकल आएगा और हमें गोलियां मार दी जाएंगी। अभी कल या परसों का वाकया है, गुजरात के अंदर क्रिकेट खेलते हुए लड़ाई हुई और एक बंदे ने दूसरे को गोलियां मार दी, आपने शायद सुना हो, कप्तान को कत्ल किया। अब मुझे ये बताएं, ऐसे एनवायरनमेंट में कौन स्पोर्ट्स खेलना चाहेगा? स्पोर्ट्स तो टॉलरेंस सिखाती है, स्पोर्ट्स मोहब्बत सिखाती है, स्पोर्ट्स बर्दाश्त सिखाती है। अगर आपने अपनी कौम को इतना मुस्तरिब कर दिया, आपने अपनी कौम को इतना गुस्सा दिला दिया कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आज सुबह का वाकया मैं एक पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि कसूर में 2 भाइयों को 30 रुपए केलों का कोई झगड़ा हुआ और 30 रुपए के झगड़े से बात बढ़ती बढ़ती एक भाई मर्डर हो गया और एक भाई जो है वो इतना ज़ख्मी है कि वो कोमा में है। ये कसूर का वाकया आज सुबह मैंने पढ़ा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं, आप किताबें क्यों लिखती हैं, आप माशरे को क्यों सुधारना चाहते हैं?
तो क्या ये मुआशरा जिस तरफ चल रहा है, आप मुझे ये बताएं, अगर हम इसको नहीं सुधारेंगे तो एज ए डॉक्टर क्या मैं इसमें नहीं रह रहा, क्या मेरी फैमिली इसमें नहीं रह रही, क्या मेरे बच्चे इसमें नहीं रह रहे, क्या मेरे बहन भाई यहाँ नहीं रह रहे। इसी मुआशरे को अगर हम सुधारेंगे नहीं तो फिर ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अब बच्चों को आपने स्पोर्ट्स नहीं दी, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं दिए, अब बदले में आपने खाने के लिए उन्हें क्या दिया? आपने उनसे उनकी तमाम नेचुरल खुराकें छीन ली। बिल्कुल। आपने उनसे छली खाना छीन लिया, आपने उनसे साफ फ्रूट खाने छीन लिए। हमारे ज़माने में स्कूलों के बाहर ज़्यादातर मूलियाँ, गाजर, इस तरह की चीज़ें मिला करती थी खाने के लिए। बिल्कुल। अब आप स्कूलों के बाहर जाएं, आपको मिलेंगे पिज़्ज़ा, बर्गर शॉप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस। आपको कोई गन्ने का रहो साफ़ सुथरा नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो इंतहाई गंदा। वो एक अलग चैलेंज है कि आपने मुद्रा सेहत गन्ने का रस पी लिया तो क्या होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि ऐसी सारी सूरत हाल जिसमें आप प्रोसेस्ड फूड बच्चों को दे रहे हैं जो कि हाई कैलोरीज़ हैं, वो तमाम चीज़ें जिनमें फ़ैट्स ज़्यादा हैं, वो तमाम चीज़ें जिनमें ट्रांस फैट्स ज़्यादा हैं, यानी डीप फ्राई हुई हुई हैं, अगर बच्चा खाएगा उसका वेट गेन होगा, वेट गेन होगा तो फैट बढ़ेगी, फैट बढ़ेगी तो डायबिटीज़ होगी। अब ये सारी चीज़ें दो धारी तलवार हैं। एक तरफ आपने उनकी डाइट ख़राब कर दी बच्चों की, दूसरी तरफ आपने उनकी स्पोर्ट्स ख़त्म कर दी। तीसरा एक चैलेंज है जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी अपर सोसाइटी में लोगों में पाया जाता है। वो चैलेंज ये है कि आप बच्चे को इतना प्रेशर दे दें पढ़ाई का, इतना प्रेशर दे दें कि उसकी स्पोर्ट्स या उसकी किसी और तरह की जहनी सलाहियत ही दबा दी जाए कि जी बच्चे ने ए ग्रेड लेना है, बच्चे ने ए लेवल्स करना है, बच्चे ने 12 ए लेज लेने हैं। सारा दिन आप उसे पढ़ाई के लिए कमरे में बंद रखें। आप इमेजिन करें कि वो बच्चा सारे दिन में 200 स्टेप भी नहीं चलता। बिल्कुल। जो बच्चा 200 स्टेप नहीं चलता वो 12वीं में ए ग्रेड तो ले लेगा, लेकिन मैडम या सर जो भी उनके पेरेंट्स हैं, जैसे ही वो बच्चा किसी प्रोफेशनल डिग्री को करेगा साथ साथ वो डायबिटिक हो जाएगा। मुझे बताएं, आपने अपने बच्चे को बीमार करके क्या फ़ायदा अपनी फैमिली के लिए किया, क्या फ़ायदा आपने पाकिस्तान के लिए किया, क्या आपने आने वाली उम्मत मुस्लिमा के लिए किया? मैं तो जब बात करता हूँ जी, मैं ये कहता हूँ कि आप खाली पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं करेंगे, आप उम्मत मुस्लिमा का फ़ायदा करेंगे। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं तो आप उम्मत मुस्लिमा का फ़ख्र है। अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हैं, आप एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप उम्मत मुस्लिमा के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चैलेंज कहीं ना कहीं जाके इस्लाम के लिए बन जाता है ज़िंदगी में। बिल्कुल। आप जितना मर्जी अवॉइड करना चाहें, तो हमें अपनी ज़ात से निकल के आगे सोचने की ज़रूरत है। डायबिटीज़ के लिए अगर आपको ये लगता है कि जी आपने इसे ठीक करना है तो आपको अपनी ज़िंदगी का हर शोबा ठीक करना पड़ेगा। आपको डाइट ठीक करनी पड़ेगी, आपको कुदरती चीज़ों की तरफ आना पड़ेगा, नेचुरल फूड्स की तरफ आना पड़ेगा, बच्चों को ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ आना पड़ेगा। और एक बात जिसको हम अभी चेंज नहीं कर सकते वो जेनेटिक्स है। जिनके पेरेंट्स को शुगर होती है 50% उनके बच्चे रिस्क पे हैं डायबिटीज़ के लिए। इसलिए ऐसे बच्चों को स्पोर्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत है और डाइट मॉडिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आखिरी बात मैं इस बात में बस एक ऐड कर दूं, मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं तो उनके बच्चे थोड़े हेल्दी होते हैं, फैटी होते हैं, तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं डॉक्टर साहब माशाल्लाह मेरे बच्चे की सेहत बहुत अच्छी है। तो मैं उन्हें मुस्कुरा के हमेशा ये कहता हूँ कि माशाल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत है, बच्चा मोटा है, ये बीमार हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब मैं तो ठीक हूँ ना, मेरा पेट नहीं है, मेरा गुजारा हो जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप माशाल्लाह देखने में भी बहुत अच्छे हैं, खुश शक्ल तो है ही हैं, खुश गुफ्तार भी हैं, आपका पेट जी दुरुस्त होना चाहिए। असल में ये चीज़ होती है BMI, कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है। बॉडी मास इंडेक्स अपनी हाइट के मुताबिक और अपने वेट के मुताबिक होता है। ये हर सूरत में 25 से कम रहना चाहिए। ये इंटरनेट के ऊपर आप गूगल करें, आपको पता चल जाएगा इसको कैसे निकालना है। इसमें सिर्फ आपने अपनी हाइट और वेट डालना है और BMI देखना है कि आपका हर सूरत 25 से कम रहना चाहिए। दूसरी बात मैं आसान बता देता हूँ, सबसे आसान, मर्द है तो उसकी कमर 34 से कम रहनी चाहिए, और अगर खातून है तो उसकी कमर हर सूरत 26 से कम रहनी चाहिए। सुन लो, 34 और 26 जी, ये हर सूरत है, ये मैक्सिमम है। डॉक्टर साहब वैसे अगर आपको डायबिटीज़ पे बोलने का मौका दिया जाए 2-3 घंटे तो गायब है फिर। ये इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है सर, इतना बड़ा कि ये सर के बालों से शुरू होता है, ये पाँव के नाखून तक जिस्म के हर हिस्से को मुतासर करता है। आप यकीन कीजिए हमारे पास 80% मर्द आते हैं, उनका प्रॉब्लम मर्दाना कमज़ोरी है, और वो मर्दाना कमज़ोरी डेवलप होने की 80% वजह उनकी डायबिटीज़ है या वो दवाइयाँ जो वो शुगर की वजह से ले रहे हैं। मैंने आपकी किताब भी पढ़ी है और माशाल्लाह उसमें आपने बड़ी ही डिटेल से बताया, बहुत डिटेल से बताया। इवन कि जिन लोगों ने आपकी किताब को रिव्यू किया है उनके रिव्यूज़ भी कमाल के हैं, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ। आपने डाइट की बात की, आज की डेट में कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिन्हें अपनी डाइट से रिमूव ही कर दो, ख़त्म, आज के बाद खानी नहीं, लोहे ते लकीर? हाँ देखें जी, सबसे पहली बात यह है, कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी हमारे जिस्म में ज़रूरत नहीं है। मसलन कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनकी आपकी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एक फ़ायदा नहीं वो देती सिवाय इसके कि वो ज़ुबान का जायका है, तो आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं। फास्ट फूड्स हैं,
फास्ट फूड्स की आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो जायका है, आप उसे रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अब जब मैं ये फास्ट फूड्स की बात करता हूँ तो मेरे बहुत सारे क्रिटिक खड़े हो जाते हैं, जो पिज़्ज़ा शॉप्स के मालिक हैं, जो बर्गर शॉप्स के मालिक हैं। वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब पूरी दुनिया में ऐसी बात नहीं होती, आप करते हैं। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। पूरी दुनिया में हमने सिगरेट बैन करवाया, हम डॉक्टर्स ने करवाया। हम ये अलग ऐलान कहते हैं कि आज से 20 साल पहले जो लोग क्रिकेट खेलते थे वो वसीम अकरम को, वकार यूनुस को इश्तिहारों में देखते थे कि वो टोबैको का इश्तिहार करते थे। ठीक है जी, अब टीवी पे आपको कोई बंदा इश्तिहार करता नजर नहीं आएगा। हाँ जी। क्यों? क्योंकि ये बात मुसल्लम हकीकत मान ली गई कि सिगरेट से नुकसान होता है। हाँ जी। ऐसा ही कोल्ड ड्रिंक से है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि टीवी पे ये बैन हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स को बैन कर दिया जाएगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि इसका फायदा कोई नहीं है। आप मेसी को देख लें, बड़े बड़े फुटबॉलर्स को देख लें, वो जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक्स को हटा देते हैं, बिकॉज इट्स अ गुड मैसेज फ्रॉम देम। अच्छा, ये दो चीज़ें तो आपको ख़त्म करनी चाहिए, फास्ट फूड्स हो गया और कोल्ड ड्रिंक हो गया। तीसरी चीज़ जो है ना वो कंट्रोवर्शियल है, चीनी, शुगर। जो चीनी है उसका इस्तेमाल हमें बहुत मिनिमम कर देना चाहिए, और मेरे हिसाब से जब मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ उसे ख़त्म कर देना चाहिए। आप अपनी ज़ुबान के जायके को अगर इसके बगैर आदी कर दें तो ये बहुत बेहतर हो सकता है। ठीक है। अब जो 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप मुनासिब मिकदार में लें तो वो बेहतर है, अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो वो प्रॉब्लम करेंगी। डायबिटीज़ में हम चावल के बारे में ये कहते हैं कि जो राइस है बेसिकली उसको आप कम से कम इस्तेमाल करें, और गंदम जो है प्योर गंदम उसको कम इस्तेमाल करें। अब आप बात करेंगे कि डॉक्टर साहब फिर वो जो आटा खमीरी होता है उसका क्या करें? जी वाइट आटा तो बिल्कुल ही ख़राब है, क्योंकि उसके अंदर तो गंदम भी नहीं होती, वो तो सारा फाइबर भी निकाल लेते हैं, सिर्फ ग्लूकोज बचता है पीछे। तो नान हो गया, खताइयाँ हो गई, रस हो गए, ये तो बहुत डेंजरस हैं। तो सादा जो कनक की रोटी है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि वो भी आपको कम खानी चाहिए, क्योंकि उससे भी डायबिटीज़ बढ़ती है। सर, पहली बात यह है कि ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये चीज़ें इतनी सस्ती क्यों हैं, गोश्त इतना महंगा क्यों है, और या वेजिटेबल्स इतने महंगे, या सब्जियां फ्रूट इतने महंगे क्यों हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान की अगर आप तारीख़ पढ़ें, मैं हमेशा नौजवानों को कहता हूँ कि किताब और तारीख़ ज़रूर पढ़ा करें, उससे सबक मिलता है। हिस्ट्री आपको हमेशा सबक देती है। तो ये सारा वॉर्स का इलाका है। इससे पहले इलाकाई वॉर्स हुई, इससे पहले अगर आप रशिया में देखें तो वो किंग को हटाने के लिए रेवोल्यूशन और सिविल वॉर्स हुई। इन सारी वॉर्स के अंदर जब एक जगह से दूसरी जगह फ़ौज को खुराक पहुंचानी होती थी तो ऐसी खुराक पहुंचाई जाती थी जो कम खर्च हो और जो ज़्यादा देर तक सेव रह सके। अगर आप गोश्त की बात करते हैं तो दूसरे तीसरे दिन उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो अगर आप फ्रूट सब्जियों की बात करें तो वो दूसरे तीसरे दिन ख़राब हो जाती थी। तो नॉर्मली ब्रेड और राइस ये ऐसी चीज़ें थी जो यूरोप के अंदर इनको ट्रैवल करना आसान था। उस वक़्त घोड़ा गाड़ी होती थी, घोड़ों के ज़रिए ट्रैवल किया जाता था, तो इनको लंबे अरसे के लिए फ़ौज को एक जगह से दूसरी जगह खुराक के तौर पे भेजा जाता था। तो ये फूड उस वक़्त पॉपुलर हो गई। जंग अज़ीम दोम में आप देख लें, जंग अज़ीम अव्वल में देख लें, तो ये सारी पॉपुलर फूड्स सस्ती कर दी गई। चावल पे टैक्सेस ख़त्म कर दिए गए, रोटी पे टैक्स ख़त्म कर दिया गया कि जी ये हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। किसान को सब्सिडी दी गई कि आप इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करें फ्रूट सब्जियों की निस्बत और गोश्त की निस्बत। तो ये फ्रूट सब्जियां कम खाने की आदत, और इसको कार्ब्स कहते हैं, कार्ब्स ज़्यादा खाने की आदत, ये हमें उन जंगों से पड़ी। जब जंगें ख़त्म हो गई तो इंडस्ट्रियल दौर आ गया। इंडस्ट्री आई तो लोगों ने कमरों के अंदर बंद इंडस्ट्रियों के अंदर काम करना शुरू किया। आप देख लें, एक इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन आया था 1960 से लेकर 1990 तक। बहुत ज़्यादा VCRs आए, टीवी आए, नई चीज़ें आई, ये सारी फैक्ट्रीज में बनी। इनको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर लोगों ने जंगें छोड़ दी। अब जंग के अंदर मेहनत भी करनी पड़ती थी, भागना भी पड़ता था, वर्जिश भी करनी पड़ती थी। तो आप जितना कार्ब्स खाते थे वो हजम हो जाता था। लेकिन इंडस्ट्रियल एज के अंदर वो 30 साल के अंदर आपके जिस्म के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गया। इसके बाद एक रेवोल्यूशन आया अमेरिका के अंदर जिसका नाम है फास्ट फूड रेवोल्यूशन। उसके अंदर मैकडोनल्ड्स है, KFC हैं, उसके अंदर पिज़्ज़ास की बहुत बड़ी ब्रांचेज हैं, बहुत बड़े नाम ले सकते हैं। इन सब ने 1990 से एक बूम लेना शुरू किया, और फिर ये सारा मिडिल ईस्ट में आ गया, और उसके बाद एशिया में आ गया। तो अब हुआ क्या कि कार्ब्स हमारी फूड के अंदर आ गए, मेहनत हमारी ज़िंदगी से निकल गई, हम कमरों के अंदर बैठ के, कुर्सियों के अंदर बैठ के काम करने के आदी हो गए, और उससे फिर डायबिटीज़ बढ़ती गई और शुगर बढ़ती गई। तो हमने जो चीज़ें बंद करनी है वो कार्ब्स हैं। तो कार्ब्स ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, चावल में, रोटी में, आलू में। इन चीज़ों को आपको कम करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि यूरोप में इनको जंक फूड कहते हैं, जिनको हम बड़े शौक से खाते हैं ना। जंक फूड का मतलब ये है कि आप इनको फेंक दें, कूड़ेदान में फेंक दें। आप अंदाज़ा करें कि कूड़े वाली खुराक हम कितने पैसे दे के खाते हैं। डॉक्टर साहब, ये बाकी आपने बड़ी बात बताई। हमारे एक रिलेटिव हैं जो कि 35 ईयर्स की एज में उनको 2 स्टंट पड़े हैं जी, और डॉक्टर्स ने क्लियरली कहा होर पियो बोतला। जी ठीक है।
तो अब इसका क्या सलूशन है? यंगस्टर्स को किस तरह की एक्टिविटी रखनी चाहिए? कितनी देर पढ़ना चाहिए जी। क्या क्या खाना चाहिए? कितना सोना चाहिए ताकि वो एक बिल्कुल वेल डिसिप्लिन और हेल्दी लाइफ गुजार सकें? देखिए जी, बात यह है कि आपको सबसे पहले तो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी प्रायोरिटी इज़ योर स्टडी एंड देन योर हेल्थ। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपकी प्रायोरिटी इज़ योर हेल्थ एंड देन योर अदर थिंग्स। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी प्रायोरिटी इज़ योर बिजनेस एंड हेल्थ। तो आपने अपनी लाइफ का जो टेबल बनाना है उसमें आपने पोर्शन देना है हर चीज़ को। अगर एक बिजनेसमैन अगर 8-9 घंटे बिजनेस करता है तो इसका मतलब उसे 1 घंटा अपनी हेल्थ को देना पड़ेगा। अगर एक स्टूडेंट है वो 8-9-10-12 घंटे भी पढ़ता है तो 1 घंटे उसे अपनी हेल्थ को देना पड़ेगा। देखें, हमारे ज़माने में कहावत हुआ करती थी, ए हेल्दी बॉडी कंटेन्स ए हेल्दी माइंड। अगर एक हेल्दी बॉडी होगी तो उसका माइंड हेल्दी होगा। बिल्कुल ठीक है जी। अब चूंकि बहुत सारे सोशल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हुए हैं जिनके ऊपर स्टडी होती है, जैसे कंप्यूटर है, जैसे लैपटॉप्स हैं, जैसे टैबलेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, बहुत सारा स्टडी ऑनलाइन होती है। तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी सीखना पड़ेगा। तो आपने अपनी स्टडी को स्केजुलाइज करना है अपने डोमेन के मुताबिक। सपोज अगर डॉक्टरी है तो उसकी डोमेन अलग है, उसने और हिसाब से पढ़ना है। इंजीनियर साहब ने अपने हिसाब से पढ़ना है। कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो आपने अपने जो आपके जो इमीडिएट टीचर हैं उनसे आपने अपना स्टडी शेड्यूल ज़रूर डिस्कस करें। लेकिन उसके साथ एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर मेरा मशवरा है कि आप 1 आवर कम अज़ कम अपनी हेल्थ को दें। अच्छा, जो हम हेल्दी लाइफ के लिए बताते हैं ना, वो ये होता है कि 10,000 फीट्स पर डे आपको चलने चाहिए। तकरीबन 5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर डेली बनते हैं। 10,000 फीट्स अ डे। ठीक है जी। उसके अलावा एक तरतीब ये बनी हुई है कि या तो आप 30 मिनट्स डेली वर्जिश करें, अगर आपने ये नहीं करना तो नहीं, तो फिर आप 45 मिनट्स डेली वर्जिश करेंगे विद 2 ऑफ्स, यानी सैटरडे संडे ऑफ। ठीक है। तो ये जो हमारे अमेरिकन हैं जो उन्होंने गाइडलाइंस बनाई हैं, AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस मैं आपको बता रहा हूँ फॉर हेल्दी हार्ट। तो हेल्दी हार्ट का मतलब है कि अगर आपने 2 ऑफ्स भी करने हैं सैटरडे संडे तो फिर आप 45 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज करेंगे, नहीं तो 30 मिनट्स पर डे के हिसाब से अपना एक शेड्यूल बनाना है कि आपने रोज़ाना वर्जिश करनी है। तो मेरा स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये पैगाम है कि आप अपनी स्टडी को प्रायोरिटी ज़रूर दें, लेकिन आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी में शामिल होनी चाहिए। नंबर 1, हेल्थ के मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं। उसके कंपोनेंट के अंदर आपकी डाइट है, उसके अंदर आपकी नींद है, उसके अंदर आपका मेंटल पीस है। ठीक है जी। डाइट के अंदर आपने प्रोसेस्ड फूड को गुड बाय कहना है। कोई फूड जो फैक्ट्री से बन के आ रही है आपने उसे नहीं खाना, आपने नेचुरल सोर्सेज से फूड लेना है। सेकेंडली, आपने उतना खाना जितनी में आपकी थोड़ी सी भूख बच जाए। और तीसरा, लेट नाइट स्नैकिंग को आपने खुदा हाफिज कहना है। लेट नाइट स्नैकिंग, रात 10 बजे के बाद कसम डाल ले मैंने कुछ नहीं खाना। सेकंड, मैंने बात की स्लीप की। स्लीप कम से कम 7 आवर्स की है। आपका जिस्म तब आपको पीसफुल स्लीप देगा जब उसको खून मिलेगा रात को ब्रेन को। अब ब्रेन को खून देने के लिए ज़रूरी है कि स्टमक जो हमारी बॉडी का 20% ब्लड लेता है वो खाली हो रात को। अच्छा, आप जब खाना लेट खा के सोते हैं तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए आपके स्टमक को ब्लड चाहिए। वो ब्लड आपके ब्रेन से ड्रॉ हो रहा है। इसीलिए जो लोग लेट खाते हैं उनको बार बार उठना पड़ता है, डकार आते हैं और वो सो नहीं पाते। और उसके मुकाबले में वो लोग जो जल्दी खाना खाते थे, जो जल्दी सोते हैं और उनको रात को अच्छा ख्वाब भी आता है, वो लोग सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं क्योंकि उनका स्टमक खाली होता है, भूख से भी उठना पड़ जाता है। तो अर्ली राइजिंग के बहुत सारे फ़ायदे आपके हार्मोनल भी हैं, हेल्थ के हिसाब से भी हैं। और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये तब होगा जब आप अर्ली खाना खा लेंगे और आप लेट नाइट स्नैकिंग नहीं करेंगे। और तीसरी चीज़ मैंने डिस्कस की है वो है मेंटल पीस। मेंटल पीस का मतलब है हर तरह का मेंटल पीस। अगर आप स्क्रीन टाइम की बात करते हैं तो 1 घंटा स्क्रीन टाइम पर डे स्टूडेंट के लिए ख़तरनाक है। अच्छा। और मैं इस टाइम शर्त लगा के कहता हूँ हमारे स्टूडेंट्स का इससे ज़्यादा है। बिल्कुल है, बिल्कुल ज़्यादा, 1 घंटे से बहुत ज़्यादा है। एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस। मैं एक दफ़ा एलॉन मस्क का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो किसी अमेरिकन चैनल पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे। तो इंटरव्यूअर ने, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, उसने एलॉन मस्क से कहा जी आपका स्क्रीन टाइम पर डे कितना है, मोबाइल टाइम कितना है? उसने कहा जी आई डोंट नो, लेकिन बहुत कम है। उसने कहा जी कैन यू शो मी योर मोबाइल? उन्होंने उसी टाइम अपना मोबाइल खोल के दिखाया, दैट वाज ओनली 5 मिनट्स। अच्छा जी, दैट वाज ओनली 5 मिनट्स। आप इमेजिन करें कि बड़े लोगों का स्क्रीन टाइम ऐसे है। आप अगर बिल गेट्स की मिसाल लें तो वो 1 वीक के अंदर 4 नई किताबें पढ़ते हैं। अब मुझे बताएं कि उनका टाइम पढ़ने में ज़्यादा जा रहा है या स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा जा रहा है? मतलब सानू ही ना कमाते ला के आप ही आराम नाल। देखिए, उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि हर वक्त आप ये काम करें। ये हमारी चॉइस है, हमने चूज़ किया है। हमने अपनी कौम को ये तरबियत देनी है कि इसको किस मकसद के लिए, कितनी देर के लिए और किस लिए इस्तेमाल करना है। डॉक्टर साहब यकीन करें, मुझे ये फील ही नहीं हो रहा कि मैं डॉक्टर साहब के सामने बैठा हूँ। मतलब ये वैसे बड़ी बात होगी, लेकिन
बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को ये बातें बतानी चाहिए जो आप बता रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज की डेट में जितने भी हमारे फास्ट फूड या वज़ीराबाद में स्पेशली खुले हुए हैं, इनको ज़बरदस्ती ताला लगा देना चाहिए। देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं एक बार फिर बिजनेस की कि जी उनका बिजनेस खराब हो जाएगा, तो मुझे एक बात बताएं, आज से 50 साल पहले जो बत्तियों वाला चूल्हा इस्तेमाल करते थे, उनको बनाने की इंडस्ट्री खत्म होगी तो क्या चूल्हे बनाने वाले फौत हो गए? नहीं, उनकी जगह पे नए आ गए। जो पुराने एंटीने हम छतों पे लगाते थे, अगर उनकी फैक्ट्री बंद हुई है तो क्या नए नहीं आए? बिल्कुल। टेक्नोलॉजी चेंज होती है, बिजनेस चेंज होते हैं हर दौर के मुताबिक। तो अगर मैं ये बात कहता हूँ कि पिज़्ज़ा बर्गर सेहत के लिए अच्छा नहीं है और वो बंद होने चाहिए, तो यकीनन मेरे बिजनेसमैन भाइयों को इससे अच्छा कोई ना कोई बिजनेस मिल जाएगा। अगर सोचे तो मिल ही जाएगा। जी बिल्कुल, जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। डॉक्टर साहब, मैं यकीन करे चाह रहा था कि आपकी हर एक किताब को लेकर डिस्कस किया जाए। अभी सिर्फ डायबिटीज़ पे थोड़ी सी बात हुई है और हमारा पॉडकास्ट इतना लेंथी हो गया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दोबारा फिर थोड़ा सा टाइम दें ताकि दोबारा से ऐसी डिस्कशन की जाए और यंगस्टर्स को अवेयरनेस दी जाए। जी ज़रूर। मैं बस आपके पॉडकास्ट के हवाले से सिर्फ दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जो किताबें हैं वो PDF फॉर्म में तो अभी सारी अवेलेबल हैं, और उसके लिंक्स जो हैं या उसको लेने का जो भी तरीका है वो आपके पॉडकास्ट के नीचे हम पेस्ट कर देंगे। ज़रूर, तो वो जो उसको पढ़ना चाहे वो सदका जारिया है, वो पढ़े और आगे फैलाए। उसमें मेरा कोई पर्सनल फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, लेकिन मैं दुआओं में ज़रूर रहना चाहूँगा। इंशाल्लाह हम बड़ी जल्दी डॉक्टर साहब के साथ मिलके एक फ्री सेमिनार भी करेंगे जो हेल्थ से रिलेटेड होगा, जो डायबिटीज़ से मुतल्लिक होगा। और ये एक बार नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फ्रीक्वेंटली होते जाएं। और दोबारा से ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ कि डॉक्टर साहब को फिर से तकलीफ देंगे। अभी तक इतने ही, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान। थैंक यू, वंडरफुल।